दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यारो यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आरओ यारो परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम चैप्टर वाइज एक क्रम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और व्याख्या के क्रम में कुछ अन्य तथ्यों को भी तैयार कर सकें। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास खंड को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न दोस्तों पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन देखिए, सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखहिया से या चौपानी मांडो से। तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों सराय नाहर राय और महदहा दोनों से। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न के दो विकल्प ऑप्शन में सही आ रहे हैं। देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। दोस्तों डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है और अंत में ये आयोग पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रश्न को या किस उत्तर को सही मानता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जी.आर. शर्मा ने देखिए सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र के जो है लोग भोजन की कमी के कारण गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते भी हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका या भीमबैठका प्रसिद्ध है। दोस्तों आप जान लीजिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदहा। तो इनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है आप जान लीजिए। सबसे पश्चिम का स्थल जो है दोस्तों इसमें कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है। सबसे पश्चिम का स्थल जो है महदहा है, आप देख लीजिए प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखहिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, पैसरा बिहार में और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पैसरा कहाँ पर स्थित है ये आप जान लीजिए। पैसरा जो है ये बिहार में स्थित है। लेखहिया आप जानते हैं दोस्तों, लेखहिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। महदहा जो है ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा महदहा, उसके बाद मिर्ज़ापुर लेखहिया, फिर पैसरा बिहार और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी सही उत्तर है।
सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति और जिस नदी पर वो अवस्थित हैं उनका सुमेलन आपको करना है। तो देखिए, हड़प्पा किस नदी के तट पर विकसित हुआ है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा आप जान लीजिए घग्घर नदी। लोथल तो लोथल भोगवा नदी। और रोपड़ जो है दोस्तों ये सतलज नदी। तो सही मिलान आपका क्या हो जाएगा? सही मिलान 3 2 1 4। तो विकल्प देख लेते हैं। 3 2 1 4 का विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यता है। कालीबंगा घग्घर, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो सही उत्तर है विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप जान लीजिए सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो आप जान लीजिए ये चारों ही कथन आपके सही हैं। 1 2 3 4 यानी उपर्युक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसका एक तो नगर नियोजन है। यहाँ के नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य और अनेक स्थल से ईंट के भट्ठे, मनके का कारखाना इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी चारों ही कथन ये सिंधु सभ्यता के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? तो सही उत्तर है धौलावीरा। याद रखिएगा दोस्तों, धौलावीरा हड़प्पा नगर जो है ये 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। ये नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा नगर से मिला है? किस हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना मिला है आपको बताना है। इसमें कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली में? तो सही उत्तर है लोथल में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। और आप जानते हैं लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित हड़प्पीय नगर है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपका सूची 1 में जो है स्थल हैं और उनकी खुदाई करने वाले व्यक्तियों का सुमेलन करना है। तो हड़प्पा की खुदाई या खोज दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25 में किया था। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला, दोस्तों तक्षशिला जो प्राचीन नगर है ये जॉन मार्शल के द्वारा, तो आप जान लीजिए तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा और कौशाम्बी NG मजूमदार के द्वारा। तो ये सुमेलन आपका हो जाएगा 3 4 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन 3 4 2 और 1 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों सूची 1 में हड़प्पा जो है ये इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1923-24 और 24-25 में। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी NG मजूमदार ने इसकी खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? देखिए माया, मुइस्का, एज़टेक और इंका सभ्यताएं हैं। तो इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों एज़टेक सभ्यता जो है ये जो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था।
मैसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। और एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार अमेरिका के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और अल साल्वाडोर और होंडुरास तक था। और मोइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। तो सही क्रम एज़टेक, माया, मोइस्का और इंका। एज़टेक, माया, मोइस्का और इंका ये सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। अब देखिए वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड। सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र और वशीकरण से संबंधित जो है विचार दिए गए हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद तंत्र, मंत्र और वशीकरण। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं वर्णित हैं। कुल 10,552 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड हैं। सामवेद के पद संगीतमय स्रोत के रूप में हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों और 5,987 मंत्रों में तंत्र, मंत्र और वशीकरण के संबंध में साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो सही उत्तर है ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है और सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये है कठोपनिषद। दोस्तों आप जान लीजिए कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ और वेद, पुराण आदि हैं, ये मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो सही उत्तर है संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये थे वासुकी। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में, मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से? तो सही उत्तर है होता का संबंध ऋग्वेद से है। दोस्तों ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। और इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल नवीन या अर्वाचीन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो आप जानते हैं ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य कहा गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड और देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इसको भी आप जानते हैं, उपाध्याय कहलाता था। दोस्तों, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। कोई शुल्क नहीं लेते थे, लेकिन शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद से? तो सही उत्तर है अथर्ववेद से। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं। ये ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। और इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। तांड्य ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, जबकि सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। तो याद रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। दोस्तों, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और ये इसका अंतिम संस्करण है, जिसको कि सतसहिस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। धर्मों में आइए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण? तो सही उत्तर है मौर्य राजवंश के। दोस्तों, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही साथ इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन देखिए, बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो सही उत्तर है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उस शासक का नाम आपको बताना है। उत्तर है उदयन के शासनकाल में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन या उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया था? आनंद, महाकश्यप, मोगलिपुत्र या उपालि ने? तो सही उत्तर है प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगीत, इसका संचालन महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपौड़ी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी शामिल थे।
इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त पिटक और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। तो आप जान लीजिए दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर में सप्तपाणी गुफा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सही उत्तर है द्वितीय बौद्ध समिति या द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल से। कुषाण, गुप्त, वर्धन या राजपूत काल। तो सही उत्तर है गुप्त काल से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जान लीजिए, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। आनंद, वसुमित्र, गोसाल या सुभद्द। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुभद्द। दोस्तों सुभद्द वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शन देखिए, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। तो सही उत्तर है नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य क्या होता है। दोस्तों चैत्य जो है ये क्या है, पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चैत्य और बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चैत्य जो है वो पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल होता है। बिहार जो है आप जान लीजिए कि निवास स्थान कहलाता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी होता है। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, इसलिए चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया और चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिनको कि विहार कहा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तपौड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं सप्तपौड़ी गुफा राजगीर या राजगृह में स्थित है, जो बिहार के नालंदा जिले में एक शहर है। राजगीर की बैभरा पहाड़ियाँ पर सप्तपौड़ी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ पर स्थित है। पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेडसा में। तो सही उत्तर है कारले। कारले का चैत्य आप जानते हैं, ये हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था। तो ये गुजरात में था। आप जान लीजिए, वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात राज्य में स्थित विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आचार्य लकुलिश का संबंध, तो ये आचार्य लकुलिश का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। नागार्जुन का संबंध शून्यवाद से है। भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित हैं और मक्खली गोशाल का संबंध ये आजीवक संप्रदाय से है।
तो 3, 2, 4 और 1 विकल्प देखते हैं दोस्तों। 3, 2, 4 और 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बाद आइए जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नांकित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। तो इसमें जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा सबसे पहले अभिनंदन, उसके बाद आ जाएंगे पद्म प्रभु और फिर उसके बाद विमलनाथ और सबसे लास्ट में मुनि सुब्रत नाथ। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 2 और 3। विकल्प देखते हैं 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और विस्तार से आप अगर जो देखेंगे तो आप देख लीजिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, अजितनाथ दूसरे, संभवनाथ तीसरे, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें पे चंद्रप्रभ, नौवें पर पुष्पदंत, 10वें पर शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ 11वें, वासुपूज्य 12वें, विमलनाथ 13वें, अनंतनाथ 14वें, धर्मनाथ 15वें, शांतिनाथ 16वें, कुंथुनाथ 17वें और अरनाथ 18वें, मल्लिनाथ 19वें, मुनि सुब्रत 20वें, नैमिनाथ 21वें, नमिनाथ 21वें, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि 22वें, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें भगवान महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के कुल जो जान लीजिए 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो स्थल और संबंधित तीर्थंकर श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती जो है ये संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी पुष्पदंत या सुविधानाथ से संबंधित है काकंदी। और अयोध्या का संबंध भगवान ऋषभ देव से है या ऋषभनाथ। और पभोषा का संबंध पद्म प्रभु से है। तो सही मिलान हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ विकल्प देखते हैं 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भगवान महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पलाशनी, गंगा या ऋजुपालिका? तो सही उत्तर है ऋजुपालिका नदी के तट पर। दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जिम्भृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए थे। तो याद रखिएगा भगवान महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? तो ये है कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। भगवान बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। घोषिताराम विहार सबसे महत्वपूर्ण था जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। और कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थस्थल प्रभासगिरी है जो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। शैव और भागवत धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक? आपको बताना है कि नयनार कौन थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नयनार शैव धर्म के उपासक थे। आप जान लीजिए कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत और शिव की उपासना करने वाले नयनार संत कहलाए थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया था। अगला है दोस्तों नयनार कौन थे? तो नयनार जो है वो शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
तीसरा है भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की व्याख्या की गई है, तो आप जान लीजिए भक्ति के 9 रूप हैं वर्णित हैं भागवत संप्रदाय में। दोस्तों भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति जो है इसको मान्यता दी गई है, जिसमें भक्ति के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या मथुरा? तो सही उत्तर है तक्षशिला। दोस्तों आप जान लीजिए कि भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियाक्लीड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वाराह या नृसिंह? तो सही उत्तर है वाराह अवतार को। दोस्तों भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ या भगवान शिव? तो सही उत्तर है भगवान जगन्नाथ के। दोस्तों आप जान लीजिए कि पुरी में जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ के जो है सम्मान में निकाली जाती है और ये आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ या कृष्ण के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो उत्तर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों आप जान लीजिए कि कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, यानी यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्म नंद? तो सही उत्तर है महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन? तो सही उत्तर है बिंबिसार। दोस्तों आप जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है? अंग चंपा, कौशल अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर? तो सही उत्तर है कौशल अहिच्छत्र। ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। जो है अंग प्रदेश या अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप जानते हैं अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है और दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज,
राजपुर हाटक, ये सही सुमेलित है। अश्मक पोतन या पोटिल, सही सुमेलित है। शूरसेन कौशाम्बी, सही सुमेलित नहीं है। कौशल श्रावस्ती, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। तो दोस्तों शूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं बल्कि शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अन्य महाजनपद और उनकी राजधानियों का जो क्रम है, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, अश्मक की पोटन या पोतिल, शूरसेन की मथुरा और कौशल की साकेत या श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या 9? तो सही उत्तर है 8। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद स्थित थे। याद रख लीजिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। ये कुरु महाजनपद, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद वंश और मल्ल थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हमने भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास खंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।